लेक्चर में वेलकम भी कहता हूँ खुद से भी और मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को कुछ नई चीज़ें बताई जाएँ क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग सीनियर हैं जिनको मैं देख रहा हूँ और वो ऑलरेडी इसकी काफ़ी सारी प्रेज़ेंटेशंस ले चुके हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा मज़ीद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, मेडिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर सकूँ ताकि आप लोगों का नॉलेज बढ़ सके। तो सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ़ करा देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर वक़ास हैदर है। प्रोफ़ेशनली मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने रिसेंटली डीपीटी कंप्लीट की थी और अब मेरा एमएस-ओएमपीटी जिसको हम ऑर्थोपेडिक मैनुअल फिजिकल थेरेपी कहते हैं, उसमें इस टाइम मेरा सेकंड सेमेस्टर रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर से कंटिन्यू है। साथ में मुल्तान में एज़ अ लेक्चरर जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज़ में टीचर हूँ। उसके अलावा क्लिनिकल डेमोंस्ट्रेटर हूँ मैं जिनाह क्लिनिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर मुल्तान में ही और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरी सेल्फ क्लिनिक है, जो अशरफ नसीर मेडिकल सेंटर मुल्तान में है। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, बीसीएम है क्या? और इसकी ज़रूरत क्यों है? कि कोई भी चीज़ आपको जब दी जाती है, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये मार्केट में आई क्यों है? इसकी ज़रूरत क्या थी हमें? तो उस हवाले से अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो 21 सेंचुरी जो है हमारी 21st सेंचुरी जो है, उसमें एक मेजर रोल आ रहा है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस की कई काज़ेज़ हो सकती हैं हमारे पास। और ऑलमोस्ट आपकी जितनी भी डिसीज़ेज़ आती हैं, उनमें एक फैक्टर स्ट्रेस भी होता है। अगर मैं सिंपल एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ आपको, आपको जॉइंट पेन मोस्टली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस साथ-साथ शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम्पल से बेहतर समझ आए। काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो जॉइंट पेन के साथ, मसल्स पेन के साथ आते हैं, स्टमक अल्सर्स के साथ आते हैं, मैदे में ज़ख्म बना हुआ है, हाज़मा सही नहीं होता और अल्टीमेटली जब उनसे पूछा जाता है, कोई हिस्ट्री नहीं है, सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं उनके, लेकिन एंड रिज़ल्ट क्या होता है, जब उनसे साइकोलॉजिकली पूछा जाता है, फैमिली में स्ट्रेस चल रही है। फीमेल से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ जो मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैंने देखा है, उसमें अक्सर घरेलू झगड़े, इनकम के इश्यूज़ आना, ये मेजर स्ट्रेस फैक्टर्स हैं। बेऔलादी, फीमेल्स में सास दूसरी शादी कराना चाह रही है, फीमेल हमारे पास आएगी सिंपली कहेगी मसल्स पेन है मुझे, लेकिन जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें मेजर फैक्टर स्ट्रेस का मिलता है हमें, जिससे उसका सारा बॉडी का सिस्टम फिर डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि स्ट्रेस जो है वो आपके सारे के सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर देती है, जिसमें चाहे आपका निज़ाम हो, चाहे आपका यूरिनरी सिस्टम हो, चाहे आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो, चाहे आपका कार्डियक सिस्टम हो, दिल से रिलेटेड इश्यूज़ में भी आपको स्ट्रेस में बाज़ दफ़ा क्या होता है बीपी लो, बीपी हाई के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो मेजर था हमारे पास 21वीं सेंचुरी में ये एक मेजर फैक्टर आ रहा है आजकल के लोगों में। अब उसकी एक वजह क्या आ रही थी? अगर स्ट्रेस में है तो लोगों के पास प्रॉपर टाइम नहीं है। किस चीज़ का नहीं है? अपनी सेल्फ केयर करने का, जिसमें हम लोग उनकी कहते हैं मेजर उनकी हेल्थ के इश्यूज़ से रिलेटेड। अपनी केयर के लिए टाइम ही नहीं है। सुबह से निकलते हैं, शाम तक अर्निंग के पीछे, रात को आए कि अरे! आके सो गए। ऑटोमैटिकली काफ़ी सारे फिर उससे फैक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें मोटापा, दिल की बीमारियाँ, हाज़मे के मसाइल, ये सारे के सारे उनके इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। बच्चे हमारे स्कूलों में जाते हैं, सुबह स्कूल गए, शाम को ट्यूशन पढ़ी, रात को पेरेंट्स ने पढ़ाया, 10 बज गए, एक मूवी देखी और सो गए। ये सारा का सारा उनकी एक्टिव रूटीन है, सेल्फ केयर का तो टाइम ही नहीं है। आपकी नॉर्मल बॉडी जो है उसको सिंपली अगर मैं कहूँ तो 3000 से 4000 नॉर्मल स्टेप्स हम कहते हैं आपको चाहिए पर डे के हिसाब से 3000 से 4000 नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए बॉडी की। लेकिन अगर आप एक फिटनेस को देखना चाह रहे हैं तो फिटनेस के लिए आपको ऑलमोस्ट 10,000 स्टेप्स 10,000 कदम पर डे के हिसाब से आपको लेने चाहिए। जिससे होगा क्या, आपकी बॉडी के सारे सिस्टम्स की ब्लड सर्कुलेशंस बेहतर होंगी और ब्लड सर्कुलेशन ही मेजर चीज़ है जो आपकी डाइट की न्यूट्रिएंट्स को लेके डिफरेंट ऑर्गन्स तक सप्लाई करती है। क्या किया, काफ़ी सारे लोगों में जब ये इश्यूज़ आना स्टार्ट हुए, स्ट्रेस की वजह से टाइम नहीं है, जॉब्स की टेंशन है, उन्होंने क्या किया, चाइनीज़ ने एक मोडालिटी बनाना शुरू कर दी। इस सब चीज़ों को अल्टर करने के लिए ताकि नॉर्मल फिज़िकल हेल्थ को मेंटेन किया जा सके और टाइम्स की सबसे अच्छी चीज़ ही यही है कि यहाँ पे जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी मोडालिटीज़ हैं, वो आपकी फ़िटनेस के लिए हैं।
वो आपको प्री ट्रीटमेंट इलनेस से पहले के लिए है। इलनेस के बाद भी उनको कुछ हद तक यूज़ किया जाता है, लेकिन बेसिक मकसद ही मोडालिटीज़ का जो साइंस की बनाई गई हैं, उनका मकसद ही यही है कि लोगों को उस इलनेस से प्रिवेंट कराया जा सके। अब सिंपल सी एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्यूआई आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा पढ़ा होगा या सुना भी होगा कि बॉडी की एक एनर्जी होती है। वो बॉडी की एनर्जी जो है, वो चाइनीज़ मेडिसिन में उसको क्यूआई कहा जाता है। मेडिकल टर्म में हम उसको हीमोग्लोबिन भी रिलेट कर रहे होते हैं। आपके रेड ब्लड सेल्स काउंट जितना बेहतर होगा, जितनी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, आपके टिश्यूज़ उतना प्रॉपर वर्क कर सकेंगे, इम्यूनिटी उतनी स्ट्रॉन्ग होती है। तो सिंपली क्यूआई जो है वो एक एनर्जी है, बॉडी की एनर्जी है, क्यूआई कम होगी, आपकी बॉडी की एनर्जी डाउन हो जाएगी। इसको मज़ीद मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगा क्यूआई जब टॉपिक आएगा हमारा। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए चाइनीज़ ने क्या किया, एक मोडालिटी बना दी, जिसको हम बीसीएम कहते हैं। क्यों? उसकी मेन रीज़न यही थी, जब स्ट्रेस रहेगी, आपके बॉडी फंक्शंस प्रॉपर नहीं हो रहे होंगे, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगी डिफरेंट ऑर्गन्स की। तो उन्होंने क्या किया, बीसीएम बनाई, जो कि ब्लड सर्कुलेटरी मशीन है, आपकी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स की सप्लाई को बेहतर करती है। आप जिस तरह बता रहा था क्यूआई है क्या? पहले इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। अब बेसिकली जिस तरह मैंने बताया क्यूआई एक सिंपली एनर्जी है। इस एनर्जी में होगा क्या? ये एनर्जी आपकी बॉडी को नॉर्मल रखती है और ये एक स्टैंडर्ड होती है। बॉडी टू बॉडी वैरी भी कर सकती है, लेकिन इसमें मेजर हम क्या चीज़ लेते हैं? ब्लड को। और ये ब्लड इसका मदर है, जिसको हम अगर मैं मेडिकल टर्म में कहता हूँ तो हीमोग्लोबिन को हम क्यूआई में कंसीडर कर रहे होते हैं। इसकी साइंस एंड सिम्पटम्स क्या होंगी अगर बॉडी में क्यूआई कम हो रही है? अगर बॉडी की एनर्जी कम हो रही है, ब्लड की एनर्जी क्यूआई कम हो रही है, तो उसमें मेजर फैक्टर्स हमारे पास या साइंस एंड सिम्पटम्स क्या आ रहे होंगे? फटीग का एक फैक्टर आ रहा होगा, बहुत जल्दी बंदे थक जाते हैं, ह्यूमन बॉडी बहुत जल्दी फटीग में चली जाती है, इलनेस बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस के मसले आना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा चलेंगे, थोड़ा सा भागेंगे, कोई हैवी हम बात करते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी एक मेजर फैक्टर है फटीग का। उसके अलावा हमारे पास नो डिजायर टू टॉक। हमारे बच्चे जितने भी हैं, सुबह एक्टिव होते हैं, शाम को आते हैं काफ़ी फटीग में होते हैं, और उसकी मेन रीज़न यही होती है कि उनमें दिन के स्टार्ट पे एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी क्या होती है, एनर्जी लो होती जाती है। और इसी लो एनर्जी को हम नॉर्मल कंसीडर कर रहे होते हैं बच्चों के लेवल पे, जब आप सुबह से शाम तक की रूटीन का कंपेयर करते हो। लेकिन जब एक बच्चा सुबह ही उठा और थकावट में था, तो ये चीज़ उसकी क्यूआई एनर्जी को कम शो कराती है, और उसमें उसका फटीग का फैक्टर, इलनेस का फैक्टर आता है कि बच्चा बीमार है। ये माएँ जितनी भी हैं, उनको इस चीज़ को फ़ोकस करना चाहिए। आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, मेजर आपका क्वेश्चन ही यही होता है। पेशेंट कहता है, "डॉक्टर साहब मैं शाम को बहुत थका होता हूँ।" आपका पहला सवाल ही यही होगा, "सुबह जब उठते हैं थकावट होती है?" अगर वो कहता है यस, तो आप इसका मतलब उसके ब्लड की क्यूआई एनर्जी कम है। अब सिंपली पहले कुछ टेक्निक्स यूज़ होती थी चाइनीज़ मेडिसिन में, जिनमें हम लोग अभी बात भी करेंगे। मैं अगर उस स्लाइड को शो करता हूँ, तो सिंपली ये कुछ हमारे पास 6 टेक्निक्स हैं, जो कि आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती थी, और ये सारी की सारी टेक्निक्स आपकी ट्रीटमेंट्स के लिए दी जाती थी। जिसमें सबसे पहले आता है एक्यूप्रेशर। सिंपली क्या किया जाता था, एक कांसेप्ट है जनरल, अब वो मेडिकल भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू हो गई है, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है, उसके ऊपर रिसर्चेज़ हुई हैं, और मेडिकल भी अब उस कांसेप्ट को एक्सेप्ट करती है कि आपके बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं, जिसमें आपके हाथ और पाँव और कान, ये शायद आप लोगों के लिए न्यू पॉइंट होगा जितने भी टीम मेंबर्स हैं, कान के ऊपर भी हमारे कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह हम हाथ के ऊपर कहते हैं, पाँव के ऊपर कहते हैं, और कान के ऊपर भी लेते हैं हम। उसमें होता क्या है, आपकी पूरी बॉडी के काफ़ी सारे ऑर्गन्स, सब के सब उनका एक पॉइंट बनता है आपके हाथ के ऊपर, आपके पाँव के ऊपर, आपके कान के ऊपर। कान को मैं इतना उसमें फ़ोकस नहीं करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा बिल्कुल ही मेडिकल में घुस जाऊँगा फिर मैं। तो मैं आपको हाथ और अगर सिंपल एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ पाँव से, तो आप इस चीज़ को फ़ोकस करें, आपके जो हाथ हैं, हाथ की उँगलियों को वो आपकी टाँगें, बाजू और आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपकी वर्टिब्रा से रिलेट कर रहे होते हैं। और वो पॉइंट्स वाक़ई होते हैं, और इसको मैंने अभी प्रैक्टिस भी स्टार्ट की है, मेरी एक रिसेंटली वर्कशॉप हुई थी, उसमें भी इस चीज़ को फ़ोकस किया गया था। इनको हम कहते हैं प्रेशर पॉइंट्स।
जो कि आपके इन बॉडी के ऑर्गन्स पे बनते हैं, हाथ और पाँव में और कान के लेवल पे। होता क्या है बेसिकली, आपकी बॉडी का कहीं भी कोई इश्यू होगा, जिस ऑर्गन का इश्यू होगा, उसका एक स्पेसिफिक हाथ की सोल पे और आपके पाँव पे एक टिपिकल आपका एक पॉइंट बनेगा, जिसके ऊपर एक छोटी-सी गिल्टी सी फील होगी। उसको हम कहते हैं प्रेशर पॉइंट। अब उस प्रेशर पॉइंट को डिफरेंट टेक्नीक से रिलीज़ किया जाता था, जिसमें एक्यूप्रेशर हो गया, जस्ट उसके ऊपर दबाव देना और उसको मसाज करना और उससे रिलीज़ हो जाना। एडवांस टेक्निक्स कहती हैं हमारे पास मेथी का जो बीज होता है, उसको आप उस प्रेशर के ऊपर लगा के भी प्रेशर देंगे, तो वो रिलीज़ हो जाता है। और इसको हम ऑलमोस्ट पूरे दिन के लिए भी कहते हैं, जितनी देर उस प्रेशर के ऊपर दबाव रहता है, उतनी देर पेन रिलीफ रहती है उस रीजन की। और ये मैंने प्रैक्टिकली लो बैक पेन में, निचली कमर के दर्द में इसको अप्लाई भी किया और बहुत इफेक्टिव चीज़ थी। सेकंड पे आता है हमारे पास एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर क्या है बेसिकली, इसमें नीडल्स इंसर्ट की जाती है, सुइयों से इलाज किया जाता है। ये चाइनीज में बहुत कॉमन है इस चीज की प्रैक्टिस। उसके अलावा कपिंग थेरेपी, जिसको हजामा थेरेपी भी कहा जाता है, इसको मॉडर्न साइंस अब कपिंग थेरेपी की तरफ ले गई है। उसमें पहले क्या होता था, जनरल आग से एक कप के अंदर सक्शन प्रोड्यूस की जाती थी और उसको बॉडी के साथ लगा दिया जाता था। लेकिन अब एडवांस फिजिकल थेरेपी टेक्निक्स जितनी भी आ चुकी हैं, उसमें जनरल सक्शंस के थ्रू, सक्शन पंप्स बने होते हैं, उनके थ्रू सक करके और उस रीजन को इकट्ठा किया जाता है। ये सारे के सारे आपके किस चीज के लिए हैं, बेसिकली आपके वहां के लोकल साइट के ट्रिगर, जो एक पॉइंट बन रहा है, पेन काजिंग पॉइंट बन रहा होता है, उस ऑर्गन से रिलेटेड जिसका वो सेंटर होता है, उसको रिलीज किया जाता है। थर्ड पे आता है हमारे पास इलेक्ट्रो अकुपंचर। इलेक्ट्रो अकुपंचर भी नीडल्स की तरह ही होती है, लेकिन इसमें नीडल इंसर्ट करके उसके साथ माइनर इलेक्ट्रिकल वायर्स को अटैच किया जाता है, जो कि 12 वोल्ट से बहुत कम होती है, 100 मिली एम्पेयर। अगर कोई इलेक्ट्रो से रिलेटेड है तो उसको अंदाजा होगा मिली एम्पेयर्स क्या होते हैं, करंट के यूनिट्स हैं हमारे पास, वो यूज किए जाते हैं, मिनी करंट्स होते हैं, और वो उसको ट्रिगर को वहां पे जो गिल्टी बनती है उसको खत्म कर देते हैं। आगे आता है फायर नीडल। सिंपली गर्म करके सुई को और वो इंसाइड की जाती है। और सोनो पंचर, सोनो पंचर में भी नीडल इस्तेमाल की जाती है, लेकिन उसके साथ आप हमारी एक फिजिकल थेरेपी की मोडेलिटी होती है, जिसको हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी कहते हैं। वो अल्ट्रासाउंड बेसिकली वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स की तरह। वो बेसिकली वहां पे जाके उस सेंटर पे और उसको रिलीज कराते हैं, जो वहाँ ट्रिगर बन रहा होता है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए आपको आइडिया हो चुका होगा, ये खुद से सेल्फ मेड नहीं है, ये ह्यूमन खुद से नहीं कर सकता। मुझे मसला है, मैं ये खुद से नहीं कर सकता, इसके लिए एक्सपर्ट्स की राय चाहिए, एक्सपर्ट्स का ट्रीटमेंट चाहिए। अब किया क्या, टाइम्स ग्रुप ऑफ कंपनी ने, इन्होंने सिंपली एक ऐसी मोडेलिटी बना दी जो इन सब के कामों को इकट्ठा ले लेती है, जिसको हम बीसीएम कहते हैं। इन सब का मेजर काम ही यही था, क्योंकि जिस आर्गन का इश्यू होगा उसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो रही होगी, ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होगी, उसका ट्रिगर पॉइंट हाथ में या पाँव पे बन रहा होगा। आपने उसको सिंपली वहां से इन टेक्निक से एक्सपर्ट रिलीज करता है। बीसीएम क्या करती है, बीसीएम सेल्फ है, और आप घर में उसको इजीली यूज कर सकते हो, और ये इन सारे पॉइंट्स को कवर करके और उसको रिलीज करा देती है। अब बीसीएम स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपके साथ क्वेश्चन शेयर करना चाहूँगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोग अगर नोट करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। जब भी आप पेशेंट को कोई चीज़ बताते हैं, कोई बेशक आप मेडिसिन दे रहे हो, कोई आप उसको मोडेलिटी दे रहे हो। मोडेलिटी वर्ड मैं बार-बार यूज़ कर रहा हूँ, मोडेलिटी से मुराद मशीन है, अगर किसी को समझ ना आए तो मोडेलिटी मशीन के लिए टर्म यूज़ की जा रही है। कुछ 5 से 6 क्वेश्चन है, आप लोग बेशक नोट कर लें तो बेहतर रहेगा। पेशेंट आता है आपके पास, आपने उसको असेस किया, असेसमेंट के बाद आपने उसको बताया, आपने ये चीज़ लेनी है। आपने उसको सपोज़ बीसीएम रिकमेंड करना है। अब उस बीसीएम रिकमेंडेशन में उसके 6 क्वेश्चन होंगे पेशेंट के, और उन्हीं 6 क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहला क्वेश्चन पेशेंट हमेशा करता है, ये क्या चीज़ है क्या? दूसरा क्वेश्चन होता है, करती क्या है ये? तीसरा क्वेश्चन, मुझे क्यों रिकमेंड की है? चौथा क्वेश्चन, कब-कब इस्तेमाल करनी है? पाँचवाँ क्वेश्चन, कितने वक़्त के लिए इस्तेमाल करनी है? और छठा क्वेश्चन, ऐसी कौन-सी कंडीशन होगी जिसमें इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो ये 6 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, जिनको हम लेके चलते हैं, और इन्हीं की हमारे जितने भी आप अगर मोडेलिटी को किसी पेशेंट को दे रहे हो, तो उसके ये 6 क्वेश्चन
पूछेगा नहीं तो उसके माइंड में होगा। तो आपने उसको इन 6 क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करना होता है, ताकि उसको क्लियर हो जाए। उसकी डिज़ीज़ क्या है? इस मोडालिटी को हमें प्रिस्क्राइब क्यों कर रहे हैं उसको? इसका काम क्या है? कितने टाइम के लिए इस्तेमाल करनी है? कब-कब करनी है? और किस कंडीशन में नहीं करनी उसने। तो अब बीसीएम को अगर मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, वो 6 क्वेश्चन माइंड में रखने हैं, उन्हीं 6 क्वेश्चंस को लेके मैं चलूँगा। पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ इट? है क्या? तो उसका सिंपली आंसर है बीसीएम ब्लड सर्कुलेटरी मशीन है। करती क्या है? ब्लड को सर्कुलेट कराती है। पेशेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा करती कैसे है? जो कि मैकेनिज्म होता है। इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म। तो अब मैं यहाँ से रीड करने लगा हूँ। रिजल्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड चाइनीज हेल्थ कल्चर। जिस तरह मैंने बताया ट्रेडिशनल में हमारे पास कितनी 6 टेक्निक्स यूज हो रही थी, उन सब को कॉम्बिनेशन में एक मोडालिटी में डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बता रहा था मैं, करती कैसे है, उसका आंसर मैकेनिज्म ऑफ बीसीएम से क्लियर हो जाएगा। फरहाद भाई ये माइक ऑफ कर दे जिसका भी है। मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है? वो किस तरह काम करेगी, आपने पेशेंट को बताना है इसको लगाना है तो कैसे काम करेगी ये मशीन, करती क्या है। तो सिंपली ये फरहाद भाई माइक ऑन है किसी का। बेसिकली क्या करेगी, ये एक मसाज मोडेलिटी है आपके सोल के ऊपर। ये टर्म एक लिखी हुई है रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसको सिंपली मैंने आपको बता दिया, आपके हाथ या आपके पाँव के ऊपर जो पॉइंट्स बनते हैं उनको हम रिफ्लेक्सोलॉजी में स्टडी करते हैं। पूरी एक साइंस है, ठीक है। उसके मैकेनिज्म को यूज करते हुए ये मोडेलिटी काम करती है। मूवमेंट ऑफ द बीसीएम क्रिएट्स कंप्लीट वाइब्रेशन ऑन बोथ क्यूआई एंड द ब्लड इन द बॉडी। किस तरह काम कर रही है? हमारे पास बीसीएम ब्लड की सर्कुलेशन को भी बेहतर कर रही है और क्यूआई को भी बेहतर कर रही है, जो कि एनर्जी ऑफ द ब्लड है, एनर्जी और जरूरी है। डॉक्टर साहब ये क्यू आई का ना जो वर्ड है वो ची यूज होता है, ची। चाइनीज में ओके इसको सर, ची कहते हैं। हाँ जी, आपकी आसानी ठीक की। हो गया जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया सर। उसके बाद मैकेनिज्म में जब हम बात कर रहे हैं तो किस तरह ये काम करेगी, सिंपली आपके जो पाँव और हाथ के ऊपर, यहाँ पे पाँव आपको नजर आ रहा होगा, डिफरेंट पॉइंट्स बने हुए हैं। इसको मैं अगर जूम करना चाहूँ तो आपको क्लियर होगा। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम ट्रीट करते हैं और इनके पॉइंट्स को डिवीजन दी जाती है कि किस पॉइंट के ऊपर आपका कौन सा बॉडी के ऑर्गन का सेंटर बनता है। यहाँ पे आपको मैदे का भी सेंटर मिलेगा, यहाँ पे आपको आंतों का भी सेंटर मिलेगा, यहाँ पे आपको बाजू का भी सेंटर मिलेगा, कंधे का भी मिलेगा, कमर का भी मिलेगा, हत्ता कि आपके गुर्दों का, फेफड़ों का, मसानों का, दिल तक के वहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और ये जब जब जिस आर्गन का इश्यू होगा वहाँ पे आपको ये पॉइंट मिलता है। तो बीसीएम करती क्या है? बीसीएम बेसिकली एक्यूपंक्चर थेरेपी करती है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये है, लोगों को नीडल से डर लगता है, ये नीडल वाली नहीं है। ये सिंपल प्रेशर एक्यूपंक्चर वाली है, जिसमें मैंने बताया था जस्ट प्रेशर देती है और साथ में क्या करती है, ये वाइब्रेट करती है। जब वाइब्रेट करती है तो उससे क्या होगा, सर्कुलेशन बेहतर होंगी और बॉडी के चैनल्स को ओपन करती है। किस तरह अब ये करती है, तो मजीद मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं, अब आप लोग आइडिया होगा, तो उसमें एक होती है ग्रेविटी फोर्स। हमारी बॉडी में ग्रेविटी फोर्स है जो कि हमें हमारे ब्लड को पुल करती है डाउनवर्ड। अब उसमें होगा क्या, कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें दिल के मसले हैं, उनमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट होता ही नहीं है। अक्सर लोग ज्यादा सफर करते हैं और बताते हैं आपको मेजर कंप्लेन ही होती है, ज्यादा सफर करने से टांगे सूज जाती हैं, खून इकट्ठा हो जाता है टांगों में, पाँव सूज जाते हैं। उसकी मेजर रीजन क्या होता है, ग्रेविटी का इफेक्ट। उनकी पुलिंग ऑफ ब्लड इन द वेन्स हो रही होती है, निचली टांगों की रगों में ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो अब बीसीएम क्या करती है, बीसीएम को इतनी फोर्स जनरेट करनी होती है कि इतनी स्पीड से ब्लड को सर्कुलेट करना होता है, ये ग्रेविटी से ज्यादा होना चाहिए, ब्लड वापस इफेक्ट में ऊपर जा सके। अब इससे होगा क्या, जब बॉडी का ब्लड सर्कुलेट ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली जब बीसीएम आपने लगाया उसने ब्लड की फ्लो को तेज किया, उस बॉडी के ब्लड ब्लड फ्लो के तेज होने से होगा क्या, आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म जरूरी नहीं है
ये कुछ अगर डाइटिशियंस हैं मेरे साथ वो इसको एग्री करेंगे, मेटाबॉलिज्म आपका जीआईटी लेवल पे भी है और सेल्स के लेवल पे भी होता है, आपके खुलियों के लेवल पे, आपकी पोर्स के लेवल पे भी होता है मेटाबॉलिज्म। तो वहां तक कि जनरल पूरी बॉडी का कोई पार्ट ऐसा नहीं रहता जो इससे ब्लड सर्कुलेशन में कंप्रोमाइज ना हो रहा हो। अब उसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ, आप लोगों को ये कंसेप्ट होना चाहिए, कोई भी आपके किसी भी जिस्म के हिस्से से खून दूसरे हिस्से में जाएगा, लेकिन किसके थ्रू? दिल के थ्रू। एक बाजू से दूसरी बाजू में डायरेक्ट खून कभी नहीं जाएगा, वो दिल के रास्ते से जाएगा। टांगों में जाएगा तो दिल के रास्ते से। ये एक जनरल हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि पूरी बॉडी से खून पहले दिल में आएगा, फिर दिल से पूरी बॉडी को ट्रांसफर होगा। डिफरेंट ऑर्गन्स के आपस में कनेक्शंस ब्लड के बहुत कम होते हैं। तो क्या होगा, आपके जब नीचे पाँव से ब्लड सर्कुलेट ज्यादा होगा, ऊपर को मूव करेगा, ऊपर को आया, दिल में आया, और दिल से, क्योंकि दिल में अब ब्लड ज्यादा आया, तो दिल ने भी उसी एक्टिविटी से उसको पुश करना है। दिल की भी पंपिंग एक्टिविटी ज्यादा होगी, दिल की स्ट्रेंथनिंग होगी, दिल के मसल्स आपके नॉर्मलाइज की तरफ जाएंगे, जिनके वीक हैं। अक्सर चलते हुए उनको इशू होता है कि 10 कदम चले और सांस फूल गया, दिल की धड़कन तेज हो जाना, तो उनके लिए बीसीएम बहुत अच्छी चीज है। अब अक्सर क्या होगा, आपकी जनरल बॉडी पेन है, डिफरेंट आपने एक फिजिकल एक्टिविटी की, बॉडी पेन है या कोई भी ऑर्गन का इशू है, तो वहां पे लोकल साइड पे भी, सपोज अगर मैं बात करता हूँ, मैंने आज बाइसेप जिम की और मेरे मसल्स पेन कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब मैंने बीसीएम लिया, बीसीएम क्या करती है, लोकल जगह की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। वहां अगर मैं, बाइसेप का सबको आइडिया होगा, हमारी बाजू का ऊपर वाला हिस्सा, उसमें होगा क्या, आपकी ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगी, वहां पे जो पेन काजिंग एजेंट्स होते हैं, पेन काजिंग फैक्टर्स होते हैं, जो कि केमिकल्स वहां इकट्ठे हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन जब तेजी से आती है तो उसको साथ में बहा के ले जाती है। एग्जांपल दूंगा, तेज पानी के बहाव में कोई चीज आगे आएगी तो साथ में लेके जाएगी। तो ब्लड भी इसी तरह करता है, ब्लड वेसल्स वहां पे डायलेट हो जाती हैं, खुली हो जाती हैं, जब आप बीसीएम लगाते हो, जनरल बॉडी की रिलैक्सेशन हो जाती है, तो ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, और आपका वहां पे जो पेन काजिंग फैक्टर्स हैं वो वहां से निकल जाएंगे, ब्लड में शामिल हो जाएंगे, उस सेंटर से निकल जाएंगे। जब ब्लड में शामिल होंगे तो ब्लड बॉडी को 3 तरह से एक्सक्रीट कराता है। फिर बॉडी वेस्ट मटेरियल्स को 3 रूट से मेजर बॉडी जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको निकालती है। पहला आपका यूरिनरी सिस्टम, जिसको हम छोटे पेशाब का सिस्टम कहते हैं। उसमें होगा क्या, आपकी किडनी जो है वो आपके खून की सफाई करते हैं, साथ साथ फिल्टर है आपका, खून की सफाई करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है आपका जिगर, जिगर भी खून से डेड मटेरियल्स को पकड़ता है, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ब्लड में जब ट्रांसफर होते हैं तो जिगर में जाके वो डिटॉक्सिफाई होते हैं, उनको मारा जाता है, मार के, और जिगर आपके किसमें शामिल कर देता है, निजाम इनहज़ाम में डाल देता है उसको, और वो आपके फीकल से निकल जाता है फिर। और जो तीसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, स्वेट, पसीने से आपकी चीजें निकलती हैं, वेस्ट मटेरियल्स बॉडी निकालने की कोशिश करती है। सिंपल इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं, हॉट पैक, अगर किसी ने कहीं दर्द हो तो कहा जाता है टकोर करें, टकोर करने से कैसे दर्द खत्म होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी बड़ी, पसीना आया, कहते हैं पसीना आया दर्द खत्म हुआ, बेसिकली वहां दर्द का जो मटेरियल इकट्ठा हुआ खड़ा था, जो वेस्ट मटेरियल था, वो रिमूव हो रहा होता है। और जब ये चीजें बेहतर होती हैं, ऑटोमेटिकली ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो रही है, आपके तमाम ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन करेंगे, तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रोंग रहती है उससे। जब इम्यूनिटी स्ट्रोंग होगी, बंदा बीमारियों से बचा रहता है। अब बीसीएम के ऊपर आपने करना क्या है, बीसीएम मैकेनिज्म में मेजर एक पॉइंट आता है, जब भी बीसीएम के ऊपर पाँव रखा जाता है, जब भी बीसीएम के ऊपर पाँव रखा है आपने, तो इसमें एक मूवमेंट होती है, स्पेसिफिक मूवमेंट होती है, जिसको हम वायरल पूल मूवमेंट कहते हैं। वायरल पूल मूवमेंट को हम भंवर की तरह घूमता है एक तरह से, ठीक है। इसकी वाइब्रेशंस होती हैं, और साथ में ये फ्रंट बैक राइट लेफ्ट इस तरह की रोटेशंस देता है, जिससे क्या होता है, हमारी सर्कुलेशन और ज्यादा बेहतर होती है। और ये सेंट्रल नर्वस सेंट्रलिस फंक्शन, जिसको हम सिंपल में कहना चाहूँ तो हमारे दिमाग का जो सिस्टम है, रगों, इस दिमाग की नसों का जो सिस्टम है वो बेहतर होता है, और उसका बेहतर होना बहुत जरूरी है। आपके सारे बॉडी फंक्शन, आपकी ब्लड सप्लाई, वो भी दिमाग से कंट्रोल हो रही है। तो जब से आपका दिमागी मसले ठीक होंगे, ऑटोमेटिकली नीचे सारे सिस्टम्स बेहतर होते जाएंगे। तो इससे क्या होता है, आपकी जो इलनेस है बॉडी में वो बेहतर हो जाती है ऑटोमेटिकली, जब चीजें आपकी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी।
अब नेक्स्ट आता है कि हम इस बीसीएम में क्या-क्या ले सकते हैं, किस-किस पोजीशन में, जो मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा था आप लोगों से, कि मैकेनिज्म आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आया होगा कि ये करती क्या है, ठीक है? वो स्किन का मसाज करती है, मसल्स का मसाज करती है, चैनल्स जो पॉइंट्स बनते हैं, जॉइंट्स, नर्व एंडिंग्स जो कि दिमागी खुलिये हैं हमारे, उनके जो सिस्टम्स हैं, उनको बेहतर करती है। रिफ्लेक्स पॉइंट जो मैंने बता दिया आपको, हाथ में और पाँव में जो रिफ्लेक्सोलॉजी एक पूरी साइंस है, उसके पॉइंट्स को एक्टिव करती है और क्या करती है हमारे पास ब्लड सर्कुलेशंस को बेहतर करती है। किस-किस पोज़ीशन में? सेकंड अब फिर क्वेश्चन आता है, डॉक्टर साहब मुझे क्यों रिकमेंड की है और मैं इसको कब और कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो पेशेंट को सिंपली आप लोग गाइड कर सकते हो। बीसीएम ऐसी चीज़ है जो कि पेशेंट कहीं भी लेके जा सकता है। ऐसी चीज़ नहीं है, इतनी बड़ी मशीन नहीं है कि उसको वो कहीं मूव ना कर सक रहा हो। इसको नॉर्मल गाड़ी में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऑफ़िस में यूज़ किया जा सकता है, घर में यूज़ किया जा सकता है। तो और पोज़ीशंस क्या होनी चाहिए? खड़े होके भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो, झुक के भी कर सकते हो, कमर पे भी लगा सकते हो। मैं आगे इसको सारे को एक्सप्लेन करूँगा। अब वीसीएम की जो सबसे ब्यूटी है, जिस किसी भी चीज़ की एक ब्यूटी होती है, तो वीसीएम की सबसे अच्छी ब्यूटी ये है कि ये पर्सनल मसाजर है। कहीं भी लेके जा सकते हो, ऑफ़िस में, ट्रैवलिंग में, कहीं भी। घर में आप यूज़ कर सकते हो और होल फैमिली के लिए है। ऐसी भी चीज़ नहीं है कि आप इसको कहो, जिस तरह एक मेडिसिन होती है, इसने लेनी है और इसने नहीं लेनी। लेकिन बीसीएम हर कोई ले सकता है, हर ओल्ड एज से लेके बच्चे तक हर कोई इसको ले सकता है। कोई मसला नहीं होता इसमें। अब एफिकेसी की बात की जाए, कितनी एफिशिएंट है? भई अगर सपोज़ हम किसी पेशेंट को कहते हैं ये आपने दवाई लेनी है और वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, डॉक्टर साहब कितने अरसे के लिए लेनी है और मुझे इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? तो आप उसको फ़ायदा जो बताते हो, वो सिंपली आप उसको बताते हो, आपके ब्लड वेसल्स को इम्प्रूव करेगी, ब्लड सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज़्म जिसका मैकेनिज़्म भी समझा चुका हूँ, उस सब चीज़ को बेहतर करेगी। आगे आपने उसको बताना है, स्ट्रेंथन करेगी आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्पेशली, निज़ाम-ए-इत्तेहाम बेहतर होगा, आपके बॉडी में टिश्यूज़ में न्यूट्रिएंट्स पूरे जाना शुरू हो जाएँगे। जब न्यूट्रिएंट्स पूरे जाएँगे तो बॉडी के प्रॉपर फंक्शन होना स्टार्ट हो जाएँगे। क्या करेगी? इम्यूनिटी को इंक्रीज़ भी करेगी साथ में। बैलेंस करेगी हार्मोन्स को जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह? आपकी सारी बॉडी के हार्मोन्स को बहुत कंट्रोल करती है। आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं मोस्टली हार्मोन कंट्रोल में होते हैं। उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। डायटीशियंस जितने भी हैं उनका इससे डेली वास्ता पड़ता है। अब हार्मोन्स का जो एक सेंटर होता है, जिसको हम ग्लैंड कहते हैं, जहाँ से वो हार्मोन प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है, निकलता है और फिर वो ब्लड में वो आपके हम बात कर रहे थे यहाँ पे एफिकेसी में और हमारे 2 लास्ट पॉइंट्स रह गए थे। हार्मोन बैलेंस बेहतर होगा और सेकंड पे क्या होगा? माइक्रो सर्कुलेशन। माइक्रो सर्कुलेशन से मुराद ये होता है सिंपली आपकी बड़ी वेसल्स, बड़ी बोर की वेसल्स जो हैं, आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे वो आपकी बॉडी से दूर होती हैं, आपके हाथों और पाँव की तरफ जाना शुरू होती हैं, उनकी नैरो होती जाती हैं वो, कम बोर की होती जाती हैं। जैसे वो कम बोर की होती हैं, तो उनमें ओल्ड एज में जाके स्किन का एंड स्टेजेस पे मुरझा जाना, हाथ और उँगलियों में, पाँव की उँगलियों में क्या होता है, खून ज़्यादा बेहतर नहीं होता, वो माइक्रो सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो बीसीएम का एक इफ़ेक्ट ये भी है कि वहाँ की माइक्रो सर्कुलेशंस जो हैं, छोटी-छोटी रगें हैं, उनको भी ओपन करता है और ये डायबिटिक पेशेंट्स में, अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो मैं डायबिटिक पेशेंट में इसको रिकमेंड ज़रूर करूँगा। उसकी वजह ये है, उनमें नमनेस, हैंड के ऊपर चूंटियाँ चलने का एक मेन फैक्टर यही होता है, माइक्रो सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है उनकी। प्रकाश भाई, जी, जी। कुछ लोगों को ना आवाज नहीं आ रही आपकी, या उनके शायद भाई आपको आफ्ताब भाई उनकी तरफ नेटवर्क का मसला है, आवाज ठीक आ रही है। डॉक्टर साहब आप कैरी ऑन करें, ठीक चल रही है ट्रेनिंग। ठीक हो गया सर। उसके बाद मेजर यूजेस, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, पेशेंट कहता है कब-कब यूज़ करना है। अब वो कंडीशंस जो अभी वो असगर भाई थे शायद, वो भी पूछ रहे थे कि किस-किस कंडीशंस में या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होंगी। तो अभी मैं इसके यूजेस इंडिकेशंस बताने लगा हूँ, किन-किन कंडीशंस में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन का इश्यू आ रहा हो, उसको बेहतर करने के लिए फिजिकल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। फिजिकल ग्रोथ को अगर मैं रिलेट करता हूँ तो हार्मोन से करूँगा। आपका ग्रोथ हार्मोन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बीसीएम के मैकेनिज्म में क्या करेगा, आपके हार्मोन्स को भी अ, आप ये हार्मोन्स के जो ग्लैंड्स हैं उनकी सर्कुलेशंस को बेहतर करता है, तो उससे आपके ग्रोथ हार्मोन है जो कि बॉडी की जनरल हेल्थ को मेंटेन कराता है, एक्टिवेशंस देता है। काफ़ी सारे आपके इम्यून सिस्टम के हार्मोन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के हार्मोन्स हैं, जिसमें हमारे पास थायराइड के आते हैं।
आपकी फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको बेहतर करेगा। स्किन केयर में बहुत ज़रूरी है। ये बीसीएम का एक इफ़ेक्ट ये भी आता है कि आपकी स्किन ग्लो करती है। स्किन ग्लो से मुराद क्या है? वो आपकी जनरल सर्कुलेशंस को जब बेहतर करती है, तो आपकी स्किन तक की वेसल्स को ओपन कर देती है। वहाँ तक कि आपकी स्किन की न्यूट्रिशन पूरी हो रही होती है। जो भी न्यूट्रिशन, जो भी मेडिसिन लेते हो आप, ओरल ले रहे हो, चाहे आप किसी भी पेरेंटल वे से ले रहे हो, जिसको हम रग के थ्रू कह रहे हैं, उससे ले रहे हो, लेकिन एंड रिजल्ट उसने ब्लड में जाना है और ब्लड से फिर उस टिश्यू तक पहुंचना है। तो जब आपकी माइक्रो वेसल्स ओपन होंगी, आपकी स्किन की सर्कुलेशंस बेहतर होंगी, स्किन की न्यूट्रिशन पूरी हो रही होगी, तो स्किन ग्लो करेगी, स्किन नॉर्मल रहेगी। ओल्ड एज में भी आपको झुर्रियां बहुत जल्दी नहीं पड़ेंगी, डेड स्किन नहीं होती, तो स्किन केयर भी बहुत अच्छी हो जाती है इससे। वेट लॉस भी करती है, जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, निज़ाम बेहतर होगा, एक्सेसिव फैट जितनी भी है बॉडी की, एक मैकेनिज्म से वो यूज होना शुरू हो जाएगी और क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वेट लॉस की तरफ। फैटी लोगों को जरूर रिकमेंड करना चाहिए। डायबिटीज जिसको हम शुगर कहते हैं आम जुबान में, उसके लिए बहुत जरूरी है, मैं बता चुका। इसको पॉइंट अगर किसी ने रिलेट करना हो तो जिस तरह मैंने बताया माइक्रोवास्कुलेचर्स के लिए, इंसुलिन के हार्मोन्स के लिए, ठीक है। आपकी जब जनरल बॉडी की सर्कुलेशन बेहतर होंगी, आपकी ग्लैंड्स की सर्कुलेशन बेहतर होंगी, जब ग्लैंड्स की सर्कुलेशन बेहतर होंगी, उनके हार्मोन्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ हमारे साथ डॉक्टर सबा न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन्होंने अपने बाबा की इंसुलिन काफी कम करा ली है। 70 पॉइंट्स लगा रहे थे, 44, 43 पे तीसरे से चौथे दिन पे वो आना शुरू हो गए। उसकी क्या वजह थी? उनकी नॉर्मल बॉडी की इंसुलिन जो कम बन रही थी, वो बेहतर बनना शुरू हो गई। बॉडी ने उसको इफेक्ट रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या है हमारे पास? डाइजेस्ट इंसोम्निया कहते हैं नींद की डिस्टर्बेंस को, नींद ना आना, और ये मोस्टली स्ट्रेस फैक्टर्स में है, तो आपकी स्ट्रेस को भी रिलीज कराती है। इंसोम्निया मोस्टली काज होती है जब ब्रेन की प्रॉपर सर्कुलेशन ना हो रही हो, और वो कार्डियक डिजीज में भी हो सकती है, और बहुत से इश्यूज आते हैं, टेंशन, स्ट्रेस, हेडेक्स। उन कंडीशंस में आपको इंसोम्निया का एक फैक्टर आता है। तो उस कंडीशन में बॉडी को रिलैक्स करने के लिए और अच्छी नींद लेने के लिए आपको बीसीएम बहुत हेल्पफुल है। डाइजेस्टिव सिस्टम, निजाम में इंतजाम, ऑटोमेटिकली जब आप बीसीएम यूज करते हो, आपकी जनरल बॉडी सर्कुलेशन बढ़ेगी। जो आपने डाइट खाई हुई है, जो खुराक खाई हुई है, उसमें से बॉडी के आंतों के बाहर की जो सर्कुलेशन है वो बेहतर होती हैं, और उनमें ओपन हो जाती है वेसल्स। जब वेसल्स ओपन होती हैं तो मैक्सिमम न्यूट्रिशन आपकी खुराक में से उन आंतों से खून में शामिल होना शुरू हो जाती है। आगे आते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम, सांस के मसले अगर किसी को आ रहे हैं, उसमें भी बहुत इफेक्टिव है। उसकी सिंपल लॉजिक यही है, बीसीएम जब भी यूज की जाती है आपकी क्यूआई एनर्जी को बढ़ाती है, रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी एनर्जी को बढ़ा देती है बीसीएम। जब ये चीज बढ़ाती है तो बॉडी में हीमोग्लोबिन, जिसको हम रेड ब्लड सेल से रिलेट कर रहे होते हैं, तो वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? उससे ये मैक्स आर्थराइटिस क्या है हमारे पास, सिंपली जिसको हम जॉइंट पेन कहते हैं, जॉइंट से रिलेटेड इश्यूज। उसकी मेजर रीजन ही यही होती है, मोस्टली आपके जॉइंट्स की इश्यूज आना शुरू ये होते हैं कि आपकी वेसल्स, उनमें ब्लड सर्कुलेशन, जोड़ों की न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही, जोड़ कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। हम लोगों में से काफी सारे ऐसे होंगे जिनकी एज अभी 20 से 25, 30, 35 साल होगी और उनको घुटने दुखना शुरू हो गए हैं। उसकी मेजर रीजन क्या है? मेजर रीजन आपकी न्यूट्रिशन नहीं पूरी नहीं हो रही, जिससे आपकी जॉइंट्स की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही। और जॉइंट की सर्कुलेशन का अगर मैं बताऊं, घुटनों की पेन अगर किसी को आ रही है, तो उसके हम कहते हैं कमर की जो रगें हैं उनमें स्ट्रेच पड़ा हुआ है। कमर की रगों पे स्ट्रेच आने की वजह से दबाव होता है, और वो आपके घुटनों के पेन को काज कर रही होती है। तो उस कंडीशन में ये बहुत इफेक्टिव है। आगे हम बात करते हैं फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, थकावट ज्यादा फील होती है, वो जनरली क्यूआई एनर्जी कम होगी तो उसको बीसीएम बढ़ा रही होती है। उसके बाद मसल एक, जनरल बॉडी पेन, मसल एक, एक जहाँ भी मेडिकल में यूज होता है वो पेन से रिलेट करता है, तो मसल से एक। आपने कुछ इस तरह की ओवर एक्टिविटी की, अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसे हुआ था कि हम लोगों का स्पोर्ट्स वीक हुआ इंस्टीट्यूट में, और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। जनरल फिजिकल एक्टिविटी उस तरह की थी नहीं, तो क्या हुआ, 2 दिन मेरे मसल्स दुखते रहे। उस कंडीशन में बीसीएम बहुत इफेक्टिव है, बॉडी सर्कुलेशन को बेहतर करेगी। आपकी बॉडी के जो मेटाबोलाइट्स अकामुलेशन हो चुकी हैं, जिसको हम लैक्टिक एसिड अकामुलेशन कहते हैं, वो आपके डिफरेंट टिश्यूज में इकट्ठी हो जाती है और वो पेन काज कर रही होती है और मसल्स को कमजोर कर रही होती है। तो बीसीएम क्या करेगी, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करके उसको वहां से रिमूव करा देगी। लास्ट पॉइंट आता है हमारा हेडेक्स और प्रोफाइलैक्टिक।
प्रोफाइलैक्टिक से मुराद ये होता है हमारे पास कि उस चीज की काज होने से पहले, एक बीमारी है वो अभी हुई नहीं है, आपने उसको प्रिवेंट करना है, तो उसमें हम प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट्स देते हैं। दिल के मरीज हैं, आपके खानदान में अगर कोई दिल का मरीज है तो उसके बाकी घर वालों को भी साथ में कहा जाता है कि आपने भी रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आपकी हिस्ट्री में है दिल की मरीज, दिल का मर्ज आपकी हिस्ट्री में है, तो ये प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट होगा। उनको इशू नहीं है लेकिन आप उनको बचा रहे हो इशू आने से, तो उसमें बहुत हेल्पफुल करती है। माइग्रेन सिंपली ब्रेन के हाफ साइड की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो रही होती है, नेक स्टिफनेस, गर्दन में पट्टों का कड़ावपन आना शुरू हो जाता है, और इसमें एक मेजर इशू आते हैं दो तरह के। माइग्रेन दो तरह का होता है, एक होता है हम कहते हैं फोटो सेंसिटिव, और एक हम उसमें अगर सिंपल मैं बात करना चाहूँ, एक में हम कहते हैं कि माइग्रेन आधे सर का दर्द है और वो शोर से दर्द होता है, पेशेंट कहता है शोर ना करो मेरे सर में दर्द हो रहा है। और दूसरा इस तरह का होता है जो सूरज में जाने से, रोशनी से, वो कहते हैं मेरी आंखें चुन जाती हैं और मेरे सर में दर्द होता है। तो काफी लोगों ने शायद ये एक जेनेटिक्स में भी आती है माइग्रेन, और वैसे स्ट्रेस में भी आ जाते हैं जब भी ब्रेन की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास यूजेज, जो मेरा मेजर क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन, कितने वक्त के लिए और कैसे इस्तेमाल करनी है। तो उसके इस्तेमाल के तीन चीजें हैं हमारे पास। हम लोग कहते हैं सिंपली, एक होता है ऑक्सीजन पोज, तीन पोजीशंस में हम उसको लेते हैं। ऑक्सीजन पोज में सिंपली आप सर्कुलेशन बढ़ा के और ऑक्सीजन को मैक्सिमम ले रहे होते हो। सेकंड पे आता है आपका अकोमोडेटिंग पोज, उसमें क्या होता है काफी हद तक आपकी क्यूआई एनर्जी भी बेहतर होना शुरू हो जाती है और सर्कुलेशन बेहतर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ऑर्गन्स के फंक्शंस बेहतर होना स्टार्ट होते हैं। और थर्ड पे हम कहते हैं स्टैंडिंग पोस्चर, जिसको हम कहते हैं सबसे अच्छा है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत बेहतर और क्यूआई एनर्जी भी बेहतर होती है। तो हम इसको लेते किस तरह है, हम पहला अगर पोज की बात करता हूँ जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई पोज की है, तो उसमें हम जनरली पेशेंट से कहते हैं सिटिंग में हो जाए, चेयर के ऊपर बैठ जाए और अपने पाँव का तीसरा हिस्सा मशीन के ऊपर रख दे और उसको 5 मिनट तक लेता रहे। उसके बाद सेकंड पोज है जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं अपनी पूरी सोल को उसके ऊपर रखे, लेकिन अब साथ में प्रेशर भी दे, जैसे ही प्रेशर देगा उसकी सोल के जितने भी हमारे पास रिफ्लेक्सोलॉजी वाले पॉइंट्स होंगे, जितने भी उसके वहां पे पॉइंट्स बने होंगे डिफरेंट ऑर्गन्स के सब एक दफा प्रेस होंगे, और जैसे ही वो प्रेसिंग आएंगे और पेशेंट से कहा जाता है इसको दबा के रखना है, तो उन पॉइंट्स को आप छेड़ते हो, उन ऑर्गन्स की आप सप्लाई को बेहतर कर रहे होते हो। अब इसको कहा जाता है अकोमोडेटिंग पोज। मोस्टली हम लोग कहते हैं आपने पहले पोज जो ऑक्सीजन सप्लाई वाला पोज है वो 3 से 4 दिन लेने के बाद उसको स्टार्ट करना है, इसका एक सीक्वेंस में देना होता है ताकि वो बेहतर से बेहतर, और ये 3 से 4 मिनट का आप उसको कहते हो अकोमोडेटिंग का। लास्ट है हमारे पास स्टैंडिंग पोज, बेस्ट टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन एंड काइज सर्कुलेशन इन द बॉडी, इट इज द मेल पोज फॉर द नॉर्मल यूजर्स। मेरे जैसे नॉर्मल यूजर्स जब वो एक रेगुलर रूटीन्स में आ चुके होते हैं उनके लिए ये स्टैंडिंग पोज ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें वायरल पूल इफेक्ट भी मिल रहा होता है और प्रेशर ज्यादा पड़ रहा होता है। अब किस किस पोजीशन में ले सकते हैं, वैसे जनरली एक पेशेंट है उन्हीं है वो क्या कर सकता है, लेट के ले सकता है, उसके अलावा बैठ के ले सकता है, नीलिंग हम कहते हैं घुटनों पे झुक जाना, उस पे ले सकता है, हाथों पे ले सकता है, पेशेंट है पाँव उसकी कुछ पाँव के नहीं लगाना आपने, डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक फुट है, गैंग्रीन अल्सर्स बने हुए हैं तो वो नहीं ले सकता पाँव के ऊपर, कहते हैं हाथों पे ले। उसके बाद आता है हमारे पास अब कुछ पोजीशंस, एक मुझे बड़ी अच्छी चीज मिली थी, वो ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे, ये 2 पॉइंट्स जो कि शायद किसी को इतना कंफर्म ना हो कि ये किस लिए होते हैं, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फीट से हमारे पॉइंट्स होते हैं, हाथों पे भी पॉइंट्स हैं, कानों पे लगाते हैं, लेकिन आप इस चीज को बीसीएम को कान पे नहीं लगा सकते अब, ठीक है, तो वो एक इंडिकेशन में नहीं आएगा, आप कान पे लगाकर उसके एक्टिवेशन करा दोगे, आपके लिए इसके मेजर हाथ और पाँव होते हैं। अब फेस के ऊपर लगा सकते हो, ये एक बड़ी न्यू चीज है आप सबके लिए। फेस के ऊपर क्यों लगाएंगे, फेस के ग्लो के लिए। उसके अलावा बेल्स पॉल्सी जिसको हम कहते हैं लकवे के मरीज, उनमें लगाते हैं ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज, मसल्स वीकनेस की तरफ जा रहे होते हैं, बेसिकली तो ब्रेन का इशू है लेकिन मसल्स वीकनेस, लटकना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए काफी सारे आपकी फेस की ग्लो को बेहतर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके अलावा आता है ऑन हिप्स, ये थोड़ा सा समझिएगा, जितने भी सीनियर हैं उनके लिए भी अच्छी चीज है। हिप्स के ऊपर हम पेशेंट को कहते हैं सिंपली बीसीएम के ऊपर बैठ जाए, क्यों, उसकी सबसे बड़ी रीजन
उसकी सबसे बड़ी रीजन ये जीरियाटिक्स, जितने भी हमारे आफ्टर 60 ईयर्स मेल, 60 साल के बाद जितने भी मर्द हजरात या 50 साल के बाद जितनी भी खवातीन है हमारी, उनमें मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर जो है वो आपकी हिप ज्वाइंट का होता है। और उसकी रीजन ही यही होती है कि हिप ज्वाइंट की अपनी ब्लड सप्लाई बहुत ही कम होती है। और इसको हम नॉर्मली, सर ये फराद भाई, ये स्क्रीन के ऊपर कोई राइट कर रहा है। डॉक्टर साहब आप कैरी ऑन करें, ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑन हिप्स, हिप्स के ऊपर किस लिए, जिस तरह मैं बता रहा था कि उनकी एवास्कुलर नेक्रोसिस हम उसको कहते हैं। सिंपली आपके जो जोड़ है, कूल्हे का जो जोड़ है, उसकी ब्लड सप्लाई कम ही होती है, बचपन से कम होती है। अल्लाह पाक ने उसकी वैसा जितनी बनाई ही नहीं होती, लेकिन ओल्ड एज में जाके वैसे ही काफी सारे इश्यूज स्टार्ट हो चुके होते हैं, तो उनमें ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो के कूल्हा बहुत कमजोर होता है उन लोगों का, और हल्का सा स्लिप होते नहीं है बेचारे, और उनका कूल्हा टूट जाता है। और जब कूल्हा टूटता है तो उसका इलाज ही नहीं हो पाता, और उसी से उनकी डेथ हो जाती है। तो हमने क्या करना है, हमने उनको उसके ऊपर बिठाना है, और जब बीसीएम उसकी सर्कुलेशन बेहतर करता है तो वो डायरेक्ट इफेक्ट्स जाते हैं वहां पे, और उससे उस कूल्हे की न्यूट्रिशन बेहतर से बेहतर होती है, ताकि उसके फ्रैक्चर के चांसेस कम हो। ये प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट्स में आ जाएगा उसके। इसी तरह मोरों के मसले, कमर का फ्रैक्चर हो जाना बूढ़ों में बहुत कॉमन है, ओल्ड एज में बहुत कॉमन है। कंधे का फ्रैक्चर हो जाना बहुत कॉमन होते हैं। ये वो ज्वाइंट्स हैं जो मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो इनको आप प्रोफाइलेक्टिकली ट्रीट करते हो। उनकी ब्लड सर्कुलेशन को फ्रैक्चर होने से पहले पहले ही बढ़ा के रखते हो, ताकि उनकी न्यूट्रिशन पूरी रहे और वो ज्वाइंट्स हेल्दी रहे। अब बीसीएम कितनी देर के लिए लेनी है, इसका फायदा क्या होगा? 15 मिनट अगर आप डेली बीसीएम भी लेते हैं तो आपकी 2 घंटे की वॉक के बराबर है। ब्रिस्क वॉक, तेज तेज चलने के 2 घंटे की जितनी आपकी बॉडी की सर्कुलेशन होती है, आपको 15 मिनट में बीसीएम उतनी एनर्जी दे देती है, उतनी आपकी बॉडी की सर्कुलेशन को रोटेट कर लेती है। अब कोई भी चीज है उसके कुछ फीचर्स होंगे, खूबियां होंगी, और बीसीएम की मेजर 8 खूबियां क्या हैं? पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब अब ये तो सारी चीजें होगी, मेरी बीमारी से रिलेट भी कर दिया आपने, मुझे बता भी दिया कि किस तरह काम करेगी और मुझे कैसे यूज करना है। डॉक्टर साहब ये मशीन मैं ले लूँ, कितने दिन बाद खराब होगी, कितनी पायदार है? तो उससे हवाले से आप पेशेंट को बताते हो। या पेशेंट का नेक्स्ट सवाल होता है, डॉक्टर साहब मैं तो अक्सर ट्रैवल करता रहता हूँ, मैं तो इसको फिर नहीं ले सकूंगा, मैं तो हफ्ते में 1 दिन घर आता हूँ। तो बीसीएम के कुछ फायदे। अब उसके मेजर फीचर्स क्या हैं? मेजर फीचर्स में सबसे पहले आता है नो टाइम एंड नो स्पेस रिस्ट्रिक्शन। कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड क्या है? हर पोजीशन में इस्तेमाल कर सकते हो, लेटे बैठे खड़े होके, जिस तरह मर्जी चाहो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड पे क्या आता है? इजी एंड कंफर्टेबल है, इस तरह इस्तेमाल करना भी आसान है। जनरली स्विच लगाना है और बटन को टाइमर पे टाइम देना है, और आपने लेट जाना है या खड़े रहना है, और कुछ भी नहीं करना। इजी टू यूज है। कंफर्ट किस तरह है? कंफर्ट इस हवाले से है, जिस तरह मैंने बताया कुछ लोग सुइयां चुभो के ट्रीटमेंट्स करा रहे थे, इसमें कोई ऐसा इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है, कोई भी चीज बॉडी के अंदर नहीं डली जाती। इंजेक्शन की तरह बॉडी को कट करके, या इसका ऐसी कोई थेरेपी नहीं है, सिंपली आपने खड़े होना है। तो कंफर्ट भी है और इजी भी है। स्ट्रेस फ्री टू बॉडी, ठीक है, क्या करती है? बॉडी को स्ट्रेस से खत्म करती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। और क्या होगी? हाई फ्रिक्वेंसी, क्या करती है? आपके हीमोडायनामिक्स को मैच भी करती है। जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, अगर पॉइंट याद हो, ग्रेविटी से रिलेट किया था कि हमारे पास जो इसकी सर्कुलेशन होनी चाहिए, जो इसकी वाइब्रेशन होनी चाहिए, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि ब्लड को वापस ऊपर को भी हो, तो इसका वाकई वो इफेक्ट आता है। क्लॉकवाइज घूमती है, जिस तरह मैंने बताया, फ्रंट बैक राइट एंड लेफ्ट, फ्रंट बैक राइट एंड लेफ्ट, इस मैनर में ये मूव करती है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? पेटेंट एंड क्वालिटी प्रोडक्ट है, प्रोलॉन्ग चलने वाली है, इतने जल्दी खराब नहीं होने वाली। उसके बाद इकोनॉमिकल है, प्राइस मुनासिब सी है इसकी, कन्वीनियंट है, बहुत आसान है, ऑफिस में लेके चले जाओ, गाड़ी में रख लो, बाइक के ऊपर लेके चले जाओ। अगर आप ज्यादा सफर कर रहे हो, जनरल आप कैरी बैग में इसको लेके जा सकते हो, इतनी छोटी सी मशीन है, कोई मसला नहीं, वजनी भी इतनी नहीं होती, आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। उसके बाद क्या हमारे पास? ऑफ हार्म एंड साइड इफेक्ट। अगर ये इंडिकेटेड हो भी गई है, आपने पेशेंट को रिकमेंड की है सारी असेसमेंट्स के बाद कि आपको बीसीएम लेना चाहिए, तो उसमें इंडिकेटेड तो हो गई, तो उसको नुकसान कोई नहीं देगी ये। अब कुछ हमारे पास कंडीशन, जिस तरह वो भाई पूछ रहे थे मेरे से लास्ट पे, मेरा क्वेश्चन जो था मैं आपको बता रहा था, 6th क्वेश्चन नहीं मेरा यही था कि पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब किन किन चीज़ों की मुझे एहतियात करनी है।
किन किन कंडीशंस में, जब मैं इस कंडीशन में हूँ तो क्या मुझे लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, तो आप उसको गाइड करोगे। घर में पूछता है डॉक्टर साहब मेरे घर में कौन कौन ले सकता है, तो आप उसको बताओगे कि इस बीमारी वाला नहीं ले सकता, इस बीमारी वाला ले सकता है। जो जो ले सकता है वो इंडिकेशन सी मैं बता चुका। अब मैं बताने लगा हूँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में जिसमें हम कहेंगे कि नहीं लेगा। मेरे पास मेल पेशेंट आया 60 साल का था, हार्ट पेशेंट था, मैंने उसको रिकमेंड कर दी, लेकिन घर गया, घर में उसकी बहू थी, प्रेग्नेंट थी, वो नहीं ले सकती। अब जिस तरह हमने कहा था पूरी फैमिली के लिए है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस आ गई हैं हमारे पास। प्रेगनेंसी में हम इसको रिकमेंड नहीं करते। उसके अलावा कहीं भी ओपन वूंड है, सपोज पाँव के ऊपर जख्म लगा है, आपकी किसी का ऑपरेशन हुआ है, रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, उसका आप ब्लड सर्कुलेशन नहीं बेहतर करोगे। उसकी मेन रीजन क्या है? अगर किसी की बाजू कटी है और वो सर्जरी हुई है और उसको आप बीसीएम पे खड़ा कर रहे हो, ऑटोमेटिकली बीसीएम ने वेसल्स को डायलेट करना है, वेसल्स खुल जाएंगी, वेसल्स खुलेंगी तो उसका ब्लड ज्यादा जाया होने के चांसेस होंगे, तो उसको नहीं कहते कि आप बीसीएम लें। उसके अलावा एब्डोमिनल इंजरीज, पेट में कोई इंजरी हुई, एक्सीडेंट हुआ, पेट में चोट लगी थी, लीवर का मसला हुआ, कुछ भी हो, स्टमक का अल्सर है, तो आप उन कंडीशंस में भी इसको रिकमेंड नहीं करते कि आप अभी यूज ना करें जब तक आपका इशू बेहतर नहीं होता। जैसे इशू बेहतर हो जाएगा उसके बाद आप उसको इस पे डालते हो ताकि फर्दर ये इशू ना आए फिर उसको, तो ये फिर लाइफ टाइम के लिए हम मोस्टली रिकमेंड करते हैं ताकि आप एक फिटनेस के लेवल को मेंटेन कर सकें अपने। उसके बाद फीमेल्स में नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग कहते हैं नहीं देना, क्यों? क्योंकि उसमें ब्लीडिंग हो रही होती है और हम उनको लिमिटेड करते हैं कि इस कंडीशन में आप नहीं लेना। अगर ऑटोमेटिकली यूट्रस की तरफ ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो ब्लीडिंग ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। हाँ, एक इंडिकेशन इसकी ये है, आफ्टर पीरियड्स जो पेन होती है कुछ को, उसमें ये बैक के ऊपर लगा के उस पेन को मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद अब कुछ आती है हमारे पास का एहतियाती तदबीर, जिनमें हम लगाते भी हैं और नहीं भी लगाते, कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं। कितनी देर? उसमें हमारे पास सिंपली आता है टीबी पेशेंट्स। टीबी पेशेंट्स में आप उनको कहते हो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए लगाएं, ज्यादा देर नहीं लगानी। क्यों? इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। ऑटोमेटिकली जब आपकी रगें ओपन होंगी उससे क्या होगा, आपके इन्फेक्शन, एक्टिव इन्फेक्शन, स्पेशली जब वो इन्फेक्शन बढ़ रहा हो, उस कंडीशन में इसको बिल्कुल नहीं लगाना। लेकिन टीबी बेहतर हो चुकी है, टीबी खत्म हो चुकी है, उसके बाद आप पेशेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता लंग्स को दोबारा से रिकवर कराने के लिए इसको यूज करा सकते हो। आगे आता है हमारे पास पेशेंट्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन सिंपल सी मैं आम लैंग्वेज में कहूँ तो हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के पेशेंट्स में इसको इनिशियली नहीं दिया जाता, उसकी वजह ही यही होती है। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में, हार्ट अटैक में दिल कमजोर हो चुका होता है अचानक से, आप बीसीएम लगाओगे ओवरलोड हो जाएगा हार्ट, क्योंकि सारी सर्कुलेशन आपकी पहले दिल की तरफ जाएगी और फिर दिल के पंप से आगे जाना है उसने, तो दिल के ऊपर ओवरलोड नहीं करना आपने। थोड़ी देर के लिए, कुछ हद तक, कुछ दिनों बाद यूज करना, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर देना है काशंस के साथ, जिसको हम कहते हैं तदाबीर के साथ साथ लेके इसको बढ़ा सकना है। लेकिन इनिशियल कंडीशंस में 3-4 हफ्ते तक वैसे इसको रिकमेंड नहीं किया जाता ताकि हार्ट नॉर्मल हो जाए। बाईपास सर्जरीज वाले पेशेंट्स में इनिशियल स्टेजेस में नहीं कहा जाता क्योंकि हार्ट एक शॉक से गुजरा होता है। आगे आता है हमारे पास पेशेंट ऑफ रूमाटिज्म एंड हार्ट डिजीज। रूमाटिज्म भी हार्ट से रिलेटेड और ज्वाइंट से रिलेटेड आती है, जिसमें हार्ट की वजह से कुछ ज्वाइंट पेन आ रही होती हैं और आपके डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। उसके अलावा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, जिसमें हार्ट के मस्कुलेचर्स, हार्ट का जो पट्टा है वो इतना मजबूत हो जाता है, इतना सख्त हो जाता है, वो अपनी इलास्टिसिटी कम करना शुरू कर देता है, उसकी लचक कम होना शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी आप हार्ट के ऊपर ओवरलोड नहीं बनाते, उसमें भी एहतियात के साथ यूज करा सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके जब हार्ट के मसल्स नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे, मेडिसिन भी चल रही होगी पेशेंट्स की, तो फिर आप उसके टाइम को बढ़ा सकते हो। उसके बाद आता है पेशेंट्स ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस। सिंपली दिल के रगों की सोजिश है, दिल में सुराख है, इस कंडीशन में हार्ट के ऊपर लोड तो बर्दाश्त होता ही नहीं है, तो आप बीसीएम को रिकमेंड नहीं करोगे। और ये हार्ट के कंजेनिटल डिजीज वाले पेशेंट्स वो होते हैं, अक्सर बच्चे जिनके नाखून नीले हो जाना, होंठ नीले हो जाना, थोड़ा सा भागते हैं होंठ नीले हो जाते हैं, थोड़ा सा भागते हैं उनके होंठ नीले, नाखून नीले, स्किन नीली, आंखों के पास नीलापन आना शुरू हो जाता है, बच्चा कमजोरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है, बेहोश होना शुरू हो जाता है। उन कंडीशंस में इसको रेकमेंड नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद आता है हमारे पास पेशेंट्स ऑफ हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी फेलियर, पेशेंट्स विद एनी अदर क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब देखें बीसीएम का किडनी फेलियर्स में किस तरह का रोल है। एक पेशेंट हमारे पास आया किडनी फेलियर के साथ है, आपने बीसीएम लगा दिया, बीसीएम ने हर तरफ की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा के तरफ के वेस्ट प्रोडक्ट्स को लिया और खून में शामिल कर दिया। किडनी का तो काम था छानना, किडनी तो है फेल, जब किडनी फेल है किडनी कैसे छानेगी उसको, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आ जाएगा। अगर इनिशियली किडनी का इशू कोई कंप्लीट फेलियर नहीं हुआ, इनिशियल स्टेजेस पे कोई
मसला आ रहा है, उस कंडीशन में आप किडनी की तरफ, जब उसको हम कहते हैं किडनी की नेक्रोसिस होना, किडनी छोटा हो रहा है, उन कंडीशन में आप उसकी सर्कुलेशन बढ़ा के उसको बेहतर कर सकते हो। आगे आता है हमारे पास पीपल आफ्टर सर्जिकल ऑपरेशन। मैंने बता दिया सर्जिकल ऑपरेशन में जब ऑपरेशन किया जाता है तो उसके बाद बहुत ज्यादा चांस होते हैं ब्लड क्लॉट के, तो उनको एक मेडिसिन दी जाती है हेपरिन, इंजेक्शन दिए जाते हैं उसके। 2 से 3 दिन तक कहा जाता है कि पेशेंट इस आर्गन्स की तरफ, मोबिलिटी की तरफ ना आ जाए। बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें हम मोबाइल कराते हैं पेशेंट को, मोबाइल से मुराद उसको चलाते हैं, उसको हरकत दिलवाते हैं। लेकिन काफी सारे सर्जिकल प्रोसीजर ऐसे होते हैं जिसमें हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए आपने हिलना नहीं है। वो रीजन उसकी मेजर यही होती है, क्लॉटिंग, ब्लड की क्लॉटिंग के चांसेस होते हैं, और वो हेपरिन इंजेक्शन देके उसकी क्लॉटिंग को रोका जाता है। तो उन कंडीशन में भी आप नहीं दोगे, अगर वो क्लॉटिंग रुकी हुई है आप उसको मजीद दे रहे हो, ठीक है, आप उसको दे रहे हो, अगर क्लॉटिंग हेपरिन उसको लगा हुआ है या आप हेपरिन नहीं लगा हुआ सपोज, तो उसकी ब्लड क्लॉटिंग कहीं ना कहीं हो सकती है। आप बीसीएम लगाओगे ब्लड सर्कुलेशन से, वहां से थ्रोम्बस जिसको हम कहते हैं, फैट का एक लोथड़ा सा जो इकट्ठा हो गया होगा उस ऑपरेशन की सर्जिकल साइड के ऊपर, उसमें क्या होगा, वहां से वो ब्लड में शामिल हो जाएगा, और ब्लड में शामिल होकर वही लोथड़ा, उसको हम फिर कहते हैं एम्बोलस, वो मूविंग थ्रोम्बस होता है आपका। वो कहाँ जा सकता है, आपके ब्रेन में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है, फेफड़ों में, गुर्दे में आ सकता है, उसके अलावा आपके दिल में जा सकता है। और सबसे खतरनाक 2 ऑर्गन्स होते हैं जिनमें जाएगा और फौरन से डेथ हो जाती है, या बहुत ही सिवियर डिजीज हो जाती है, वो कोमा तक पेशेंट चला जाता है। ब्रेन का अगर हुआ, ब्रेन की रग में जाकर उसने फंस जाना है, और उसने क्या करना है, आगे ब्रेन की सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करना है, और उस कंडीशन में डेथ हो सकती है। और सेकंड हमारे पास आता है कौन सा, आपके लंग्स, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। हम अक्सर कहते हैं टांग के जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनमें पेशेंट से कहा जाता है कि 24 घंटे के लिए आपने अभी नहीं हिलना। टांग का अगर कोई सर्जिकल ऑपरेट हुआ है तो सर्जन को हेपरिन से, अब तो वो मेडिसिन आ चुकी है, हेपरिन दे दी जाती है, उसको रोका जाता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसको हेपरिन नहीं लगी हुई और आप बीसीएम पे उसको लेके आ गए हो तो उसका ये काज हो सकता है। तो 3 दिन एहतियात कम अज कम करना जरूरी होता है। 3 दिन में नॉर्मल फिजियोलॉजी में बॉडी उसको डिजॉल्व कर लेती है। लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास पेशेंट ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग। एक्यूट पॉइजनिंग वाला, किसी ने जहर पी है, किसी को कोई चीज लगी है, सपोज किसी को रिसेंटली कोई सांप लड़ा था पाँव के ऊपर या टांग के ऊपर या थाई के ऊपर, तो आप उसको बीसीएम की तरफ रिकमेंड नहीं करोगे। कोई ऐसी चीज ने काटा था जो जहरीली थी, कोई ऐसी चीज, केमिकल कोई ऐसा इंसर्ट हो गया उसके अंदर, तो उस कंडीशन एहतियात करते हो। इन्फेक्शियस डिजीज नो डाउट, जिस तरह मैंने बता दिया इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांस हो जाते हैं, उसको मेटास्टेसिस की कैटेगरी में भी ले लेते हैं। मेटास्टेसिस कहते हैं इन्फेक्शन होता कहाँ का है और खून में शामिल होकर कहीं और भी पहुंच जाता है। जिस तरह आप लोगों ने कॉमन सुना होगा टीबी का रीज, फेफड़ों की भी टीबी होती है और मोहरों की भी टीबी हो जाती है। फिर वो किससे होती है, वो इसी तरह इसी मैकेनिज्म से हो जाती है। आपको मसला किस चीज का था, गुर्दों का था, गुर्दों की वजह से हुआ क्या, डॉक्टर ने कहा जी आपके दिमाग की रगें बंद हो गई हैं, जहां से गुर्दों ने वाश आपके दिमाग में जमना शुरू हो गया है। तो ये कुछ कंडीशन आज साथ दिया जाता है। पेशेंट विद एनी क्रोनिक डिजीज शेल नॉट स्टॉप मेडिकेशन ड्यू टू बीसीएम। ऐसा पेशेंट जिसकी क्रोनिक डिजीज मोस्टली जितनी भी तब लेवल करते हैं ऑलमोस्ट जब उनको 2 से ढाई महीने गुजर चुके हों एक बीमारी को, उसको हम क्रोनिक कैटेगरी में ले रहे होते हैं। तो उन कंडीशंस में भी आप लोगों ने एहतियात के साथ बीसीएम देना है, लेकिन बीसीएम के साथ साथ आपने उनको ये भी जरूर कहना है कि अपनी मेडिसिन जरूर लेनी है, मेडिसिन नहीं छोड़नी है आप लोगों ने। अब लास्ट के ऊपर मैं एक सिनेरियो डिस्कस करूंगा आपसे। सिनेरियो हम कहते हैं एक एग्जांपल को, तो उसमें क्या है, हमारे पास केस है, वो डायबिटिक था, शुगर का मरीज था, उसके पाँव की सर्कुलेशन ही बेहतर नहीं है, उसके पाँव का नीलापन पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में उसके पाँव के ऊपर जख्म बन रहे हैं, उस कंडीशन में उसको बीसीएम नहीं देंगे, ये बात याद रखनी है। टांगों के ऊपर अल्सर बन रहे हैं, जख्म बन रहे हैं टांगों के ऊपर, टांगों की रगें फूली पड़ी हैं, उस कंडीशन में नहीं देंगे। प्रोफाइलैक्टिक देंगे, प्रेगनेंसी में हम प्रोफाइलैक्टिकली दे सकते हैं इसको, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम नहीं देंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में फीमेल्स का ब्लड प्रेशर वैसे ही रेज हो जाता है, उसको हम प्री एक्लेम्शिया एक मेडिकल कंडीशन होती है उसमें लेते हैं, तो उस कंडीशंस में आप भी रेकमेंड नहीं करोगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं आप। जी डॉक्टर वकास, एक सवाल है, जी पूछें। यूरिक एसिड वालों को दे सकते हैं हम थेरेपी? उसको दे भी सकते हैं एहतियात के साथ। यूरिक एसिड आपका बेसिकली ब्लड में ही शामिल हो रहा होता है और वो उसको रिमूव करा रहा होता है थ्रू किडनीज,
ठीक है। तो अगर किडनी के इश्यूज चल रहे हैं तो फिर उसमें थोड़ी एहतियात के साथ दिया जाता है, वरना अगर किडनी का कोई इश्यू नहीं है तो आप उसको दे सकते हो। ओके, थैंक यू। और ब्लड मोस्टली प्रेशर यूरिक एसिड हो तो अगर ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड होगा, हाई ब्लड प्रेशर में इसको नहीं देते, क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली जब ब्लड सर्कुलेट कराना है तो इसने तो वैसे ही बीपी को थोड़ा सा तो नॉर्मल से ऊपर लेके जाना है, तो उस कंडीशन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड आपका ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है। हाई बीपी का मतलब यही है ब्लड का फ्लो तेजी से चल रहा है, उस कंडीशन में इसको नहीं देते, ताकि क्योंकि इसने भी मजीद उसमें एडिंग ही करनी है, सर्कुलेशन को बेहतर करना है, मजीद एक प्रेशर से आएगा तो उस कंडीशन में फिर इशू हो सकता है। सर जी, जी अगर किसी को जिगर का प्रॉब्लम हो, जिगर पे चर्बी आ गई हो, तो क्या वो ले सकता है थेरेपी? जिगर में चर्बी को हम मोस्टली ना, जिगर के ऊपर चर्बी डॉक्टर साहब ने बताई है ना, तो क्या वो बंदा थेरेपी ले सकता है सीएम की? हाँ वो ले सकता है, उसके लिए बेहतर है, उसका जिगर बेहतर काम करेगा। जी थैंक यू डॉक्टर। उसके लिए बीसीएम अच्छी चीज है वैसे। उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? वेरी गुड हो गया डॉक्टर।